हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? अभी कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि सर एक बायनोमियल में टॉपिक है मल्टीनोमियल, वो एक बार समझा देना था। तो कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। उसने पेपर दिया है तो उसमें ना मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चन उससे नहीं निकल रहे थे, तो ध्यान से समझना। मल्टीनोमियल देखो 3 चैप्टर में भी आएगा, पीएनसी में भी आएगा और प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखना। ऐसे यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आसान भी है, समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना बस। देखो बायनोमियल मतलब क्या होता है। बायनोमियल इज बाई बाई मतलब टू, और नोमियल मतलब टर्म, मतलब एक तरीके से दो टर्म, टू टर्म का लिंक है ये, है ना बायनोमियल। बायनोमियल के अंदर कितने टर्म होंगे? टू टर्म। फोटो कैसी होती है? एक्स प्लस वाई की पावर एन, एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये होता है ना बायनोमियल में। तो गौर से समझना, अगर मैं बोलूं बायनोमियल में एक्स प्लस वाई की पावर एन आना ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई की पावर एन, एक्स प्लस वाई की पावर एन, है ना, को क्या लिखोगे तुम लोग? एन सी आर। ध्यान से समझना, एन सी आर। एक्स की पावर में क्या लिखोगे? एन माइनस आर। और वाई की पावर में क्या लिखोगे? आर। सही है, ऐसे ही लिखते हैं ना। एन सी आर को क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो लिख लिया ना आपने। फिर ध्यान से सुनना, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। यहां तक बराबर है क्या? यहां तक सही है क्या? बोलो, यहां तक सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब गौर से जो मेन चीज फोकस करनी है, तो देखो यहां पर सर एन माइनस आर है। यहां पे अगर एन माइनस आर है सर, तो यहां पे भी तो एन माइनस आर ही है। अगर यहां पर एन माइनस आर है, अगर यहां पर n माइनस आर है, तो देखो नीचे भी n माइनस आर है। अगर यहां पे r है तो नीचे भी r ही है। कहने का मतलब सर जो पावर में है वही नीचे फैक्टोरियल में है। बिल्कुल सही है, पहला चीज नोटिस में आया। दूसरा चीज देखिए सर, पावर में, जो पावर में वही फैक्टोरियल में, ये चीज नोटिस हो गई। दूसरी चीज नोटिस क्या किया हमने कि सर पावर में जो है दोनों का सम, एक्स की पावर में n माइनस आर का सम और y की पावर में r, मतलब n माइनस आर प्लस आर, सर n फैक्टोरियल के बराबर है। यानी ऊपर वाला n माइनस आर प्लस आर, वो क्या है? n के बराबर है। ठीक है, और जो पावर में है वही फैक्टोरियल में है। ये बात समझ में आई? ये दो चीज को इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज को दिमाग में बैठा के अब सोचते हैं क्या इस कंसेप्ट को यूज करके, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? n फैक्टोरियल अपॉन आर वन फैक्टोरियल इंटू आर टू फैक्टोरियल, और x की पावर में r1 इंटू वाई की पावर में r2, और लोगों को बता दिया कि r1 प्लस r2 इक्वल टू n है, क्योंकि जो पावर में है उसका सम n है। यानी ये इसका जनरल टर्म है। बोलो क्या सही है क्या? इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग मल्टीनोमियल की तरफ जा रहे हैं। मल्टीनोमियल मतलब मल्टी, मल्टी मतलब मेनी, मेनी मतलब मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू। और नोमियल मतलब टर्म। अगर मोर देन टू टर्म है, जैसे अगर कोई बोले कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, इसको ओपन करो। जैसे तुम लोग ओपन करते हो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या होल स्क्वायर ओपन करते, तो पहले क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी पावर होगा ना, तुम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी। कहने का मतलब जब भी पावर में जाओगे तो हमेशा ना पावर में ऊपर में टू ही आएगा सम। ये मानते हो? वन प्लस वन टू आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये अगर तुम समझ रहे हो बात को, है ना, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, जैसे वो चीज समझा था। तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर वन फैक्टोरियल, आर टू फैक्टोरियल, आर थ्री फैक्टोरियल, पहले की पावर में आर वन, दूसरे की पावर में आर टू, और तीसरे की पावर में आर थ्री। और ध्यान से देखो, तीनों ऊपर वाले पावर का सम लोगों को बताना है कि क्या होगा? एन होगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? दूसरी चीज और क्या बतानी है लोगों को कि सर आर वन, आर टू, आर थ्री, सर नंबर ऑफ टर्म है। जैसे टी आर प्लस वन जनरल टर्म होता है ना, टी आर प्लस वन अगर जनरल टर्म होता है तो आर क्या है? जीरो हो सकता है, आर क्या है? वन हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म, टर्म फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हो सकता है ना। तो आर इक्वल टू जीरो या आर इक्वल टू वन या आर इक्वल टू टू हो सकता है। तो वैसे ही आर वन, आर टू, आर थ्री क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। तीसरा लोगों को क्या बताना है कि आर वन, आर टू, आर थ्री
ज्यादा से ज्यादा एन के बराबर होगा और कम से कम जीरो का। क्यों सर ऐसा? जैसे तुम बोलते हो एनसीआर, एनसीआर मतलब एक ये नोटेशन है बेटा। नोटेशन क्या होता है सर? जैसे अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो तुम यहाँ पे कौन सा नोटेशन दोगे? 2 into 3 ऐसा लिख दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने एक नोटेशन, एक पहचान बना रखी है कि भैया अगर मेरे को 2 into 3 करना है तो 2 में यही साइन यूज करना, ऐसा वाला साइन, दैट इज कॉल्ड नोटेशन। तो एनसीआर भी क्या एक नोटेशन है, मतलब इसकी एक पहचान है। अगर मैंने कहीं एनसीआर लिखा है तो इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एनसीआर मतलब आर का सिलेक्शन करना आउट ऑफ, अगर मैंने लिखा है 5C2 मतलब 5 में से 2 का सिलेक्शन। अगर मैंने लिख दिया 5C6, मान लो ऐसा कहीं लिख दिया है, तो 5 में से 6 का सिलेक्शन। अरे समान 5 है, 6 का सिलेक्ट कैसे कर लोगे? ये तो मीनिंगलेस हो गया ना। तो इसी कारण आर की वैल्यू कभी भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर से बड़ी हो ही नहीं सकती, इक्वल हो सकता है। 5C5 हो सकता है, 5C0 हो सकता है, 5 में से 0 का सिलेक्शन, 5 में से 5 का सिलेक्शन, ये मीनिंग समझ में आ रही है। लेकिन 5 से 6 नहीं होगा। तो ये तीन चीज मेरे को लोगों को बताना पड़ेगा कि R1 + R2 + R3 एन के बराबर होगा सर। R1 R2 R3 होल नंबर होंगे और R1 R2 R3 ज्यादा से ज्यादा एन और कम से कम 0 के बराबर होगा। यहां तक समझ में आया? तो ये जनरल टर्म बन गया फॉर, दिस इज अ जनरल टर्म फॉर नंबर के लिए। जनरल टर्म किसके लिए? फॉर 3 नंबर के लिए। ये ध्यान रखोगे, ये जनरल टर्म बन गया किसके लिए? फॉर 3 नंबर के लिए। यहां तक समझ में आया? ये यहां तक समझ में आया? आगे चलें, अब चलें आगे। तो इससे एक क्वेश्चन करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सडन टॉपिक अभी आया, कोई पूछा है हमसे तो हम लोग चलो करवा देता हूं। तो यहां पर क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ y4 z² in the expansion of 2x - 3y + 4z⁻9। है ना? पहला टाइप है ना, इसमें से 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 है ये, ध्यान से समझना। अब देखो, भूल जाओ कि किसका क्वेश्चन पूछा है, पहले तो इसका जनरल टर्म निकालते हैं। 2x क्या है? 2x - 3y + 4z की पावर में क्या है? 9। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ये जनरल टर्म बनेगा। फिर R1 पहले की पावर x जबर कौन बैठा हुआ है? 2x, तो 2x की पावर में R1। फिर R2 दूसरे के ऊपर में -3y है, क्योंकि वहां पर प्लस में किया था सारा काम। देखो यहाँ पर सारा काम हमने प्लस में किया हुआ है बेटा, यहाँ पर सारा काम हमने प्लस में किया हुआ है, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस को उधर लेके चले गए। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? 4z, 4z की पावर में R3। यहां तक समझ में आया नहीं आया? 4z की पावर में R3। आगे चलें। अब इसको थोड़ा सा सिंपल सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। 2 की पावर में R1 -3 की पावर में R2 और 4 की पावर में R3। फिर x की पावर में R1, y की पावर में R2 और z की पावर में R3। यहां तक सही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अब हमारा काम होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला? किसका? x³ मतलब y⁴ और z² क्वेश्चन पूछा, मतलब हमारे हिसाब से जनरल टर्म के हिसाब से x की पावर R1, y की पावर R2 और z की पावर R3, हमारे हिसाब से इसका जो कोफिशिएंट है ना सर, वो ये है। अब हमारे को पूछा x³ का, तो x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट इंटू y की पावर 4 का कोफिशिएंट इंटू z का स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो R1 का जगह पर क्या होगा? R1 का जगह पर क्या होगा? 3। देखो R1 के जगह पर 3 है। R2 के जगह पर क्या होगा? 4। और R3 की जगह पर क्या होगा? 2, है ना? ये हमारा R1 R2 R3 आ गया दोनों को कंपेयर करके।
दोनों का कैसे करके कंपेयर करके। यहां तक आया समझ में? यानी जब R1 R2 R3 ये आ जाएगा तो मेरे को कोफिशिएंट इसका मिल जाएगा, तो इसके जगह पर मैंने R1 के जगह पर क्या चिपका दूं? 3, तो 3 फैक्टोरियल। R2 के जगह पर क्या चिपका दूं? 4, तो 4 फैक्टोरियल। और R3 की जगह पर 2, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर R1, मतलब R1 कितना है 3, माइनस 3 की पावर R2 मतलब 4, और 4 की पावर R3 मतलब 2। ये कोफिशिएंट इसका आएगा। इसको अगर छोटा कर सकते हो तो कर लो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टर पे जाके रुक गए हम लोग। और नीचे क्या है 3 इंटू 2। इसको क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल लिखो, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है 4 फैक्टोरियल मेरे को। और नीचे इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है? इंटू 8। यहाँ पर कितना है? -9 इंटू -9 81। फिर यहाँ पर कितना है? 16। चलिए इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दिखाइए। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होता हुआ दिखा। आगे देखो, 3 दूना 6, यहां पर देखिए 3 2 जा 6, ये भी गया। 2 दूना 4, दूना 8, ये भी गया। तो आंसर क्या आया देखो? 9 इंटू 8 इंटू 7, फिर 5 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 81 इंटू 16। अजीब सा आंसर आ रहा है ना? आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया नहीं? आया ये इसका कोफिशिएंट है, क्योंकि पावर भी तो 9 है, पावर में भी तो 9 है। आया समझ नहीं आया? ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे चलें। अब पहला टाइप समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखना, अगला क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, सेम टाइप का है ये, आपने ट्राई करनी है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4 और c 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ BC प्लस CA प्लस AB की पावर 8, पावर 8। अब देखो वापस से यही क्वेश्चन कैसे करोगे? हमारे से किसका क्वेश्चन पूछा है? इसका। पहला काम BC प्लस CA प्लस AB लिखते हैं, है ना? BC प्लस CA प्लस AB की पावर में कितना आएगा? 8, है ना? तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 20 अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर BC की पावर में कितना? 1 की पावर में R2, फिर AB की पावर में R3, AB की पावर में R3। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक आया समझ? यहां तक बेटा समझ में आया? पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? आगे चलें अब, आगे चलें। हाँ सर चलो ठीक है। देखिए फिर यहां पर क्या बना? 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझना, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। आपको किसका क्वेश्चन पूछा है? A की पावर 5, यानी A को इसमें से सेपरेट कर लूं ना। तो ध्यान से देख, यहां भी A है, यहां भी A है, और यहां पे भी A है, और यहां भी A है। तो दोनों A की पावर को ऐड कर दो। A की पावर में R2 प्लस R3 सर। ठीक है, R2 प्लस R3 नहीं दिखाई दे रहा सही से? R2 प्लस R3। अब देखिए यहां पर क्या है? B है, तो B यहां पे भी है और B यहां पे भी है, तो B के पावर वाले ऐड कर दो। यहां पर B की पावर में R1 है और यहां पर B की पावर में R3 है। बात समझ में आई? फिर अगला C की पावर में, यहां पर भी C है, C की पावर में यहां पे R1 है, और यहां पर C की पावर में कितना है? R2 है। आया समझ में? ही है, यहां तक समझ में आया? अब गौर से देखो, हमारे को किसका चाहिए? A की पावर 5 चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं। B की पावर में 4 चाहिए आपको, और C की पावर में 7 चाहिए, यही चाहिए ना? तो अगर A की पावर 5 चाहिए, मतलब R2 प्लस R3 क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कंपेयर कर रहा हूं अब, है ना? R1 प्लस R3 कंपेयर कर लो, क्या होना चाहिए? R1 प्लस R3, यहां पे 4 है तो 4 होना चाहिए B की पावर में। R1 प्लस R2 अगर मैं बोलूं तो यहां पर 7 है, तो यहां पर 7 होना चाहिए। तीसरी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तीनों पावर का सम हमेशा R1 प्लस R2 प्लस R3 की पावर का सम फैक्टोरियल के बराबर, मतलब 8 है। यहां तक समझ में नहीं आया?
ये चार इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम R1 R2 R3 की वैल्यू नहीं बता सकते? तो देखो R2 प्लस R3 चिपकाओगे तो R1 कितना हो जाएगा 3 सर, R2 R1 प्लस R3 चिपकाओगे 4, तो R2 इक्वल टू 8 माइनस 4 4, और R3 कितना हो जाएगा बेटा, R3 R1 प्लस R2 यूज कर लो तो 1, है ना। यानी अगर सर A की पावर 5 B की पावर 4 और C की 7 चाहिए तो आप R1 की वैल्यू 3 लिख लो, R2 की वैल्यू 4 लिख लो और R3 की वैल्यू 1 लिख लो सर, आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो अपन वही काम कर रहे हैं, देखिए कोफिशिएंट बन गया, ये कोफिशिएंट ही तो है ना। तो अपन लिख रहे हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन R1 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 पे आकर रुक जाता हूँ क्योंकि नीचे दिख रहा है फैक्टोरियल मेरे को। 3 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया ना, 3 2 जा 6, तो कितना आंसर आया, 8 5 40, 280। 280 बिल्कुल सही है। आया समझ में नहीं आया इसका, 280 क्लियर है क्या ये समझ में आया ये कितना आसान है ना। दो टाइप के कर लिए, एक पावर को ऐड करने का। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, टाइप 2 हो गया ना। पहले यहां तक देखो, कोई डाउट है तो, यहां तक देखिए, कोई डाउट है तो, यहां तक है कोई डाउट? नहीं है सर, थैंक यू। चलो आगे चलें। क्या बेटा कुछ पूछ रहे? नहीं, आसान लग रहा है बेटा, आसान है भी ये, है ना। अपन इसको डर बना के बैठे हुए हैं, देखना ये वाला भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भेज दूंगा अभी तेरे को। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या, अपलोड कर देना सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज ही अपलोड कर देंगे अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन, अब ध्यान से समझना, इन 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 7। पहला काम क्या करते हैं, हमेशा जनरल टर्म लिखते हैं, तो इसका जनरल टर्म लिख लें एक बार। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा बताओ, जनरल टर्म क्या बनेगा बताओ, इसका जनरल टर्म क्या बनेगा सर, 7 फैक्टोरियल अपॉन, तीन टर्म है सर, तो R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। फिर क्या बनेगा, 1 की पावर में R1, फिर x की पावर में R2, फिर माइनस 2x स्क्वायर की पावर में R3। सही है। आपसे किसका क्वेश्चन पूछा है, x के और 4 का, तो पहले x को एक साथ लिख लें, है ना, कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। यहां तक सही है। मैं जानबूझ के 1 को लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर देखिए -2 की पावर में R3, कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लिया, x की पावर, अब देखो यहां पर x स्क्वायर कितना है, R2 है, और यहां पर x स्क्वायर कितना है, 2R3 है। यहां तक समझ में आया, डेट इज जनरल टर्म। और इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर 4 का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला है। x को छोड़ के जो कांस्टेंट बच गया वो x की पावर R2 प्लस 2R3 का कोफिशिएंट है, जो बच गया वो इसका कोफिशिएंट है। लेकिन मेरे को किसका कोफिशिएंट पूछा है, मेरे को क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर 4 का, तो अब कंपेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 चाहिए, मतलब R2 प्लस 2R3 4 होना चाहिए, R2 प्लस 2R3 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? दूसरी चीज और देखो, एक चीज तो मालूम ही होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों पावर का सम फैक्टोरियल के बराबर, मतलब 7 के बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। दो चीज मेरे को मालूम होती है ना। अब इसमें केस बनेगा, ये टाइप 3 मान लेना, या टाइप 2 लिखना होगा, ऐसे टाइप 3 मान लो। ये इसमें केस बनेगा कैसे, देखिए R1 R2 और R3, बात समझ में आई? R2 प्लस R3, 2R3 कितना, 4। और एक चीज और मालूम है कि R1 R2 और R3 की वैल्यू 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा 7 तक हो सकता है। ये बात समझ में आई? ये छोटी छोटी बात दिमाग में रखते हुए, है ना, क्योंकि देखो जब एक्स स्क्वायर 4 होगा तो क्या होगा, कोफिशिएंट एड ऑन होगा ना बेटा। जैसे ऐसे समझना, तेरे को एक समझाते हैं, जैसे देखो अगर मैं कहीं लिखूं AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, है ना,
समझ में आ रहा है ये? यहां तक आ रहा है समझ? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया ये? यहां तक देखना, यहां देखो। अगर ऐसा है, मान लो दूसरा टर्म खोल रहे हैं तो इधर कहीं सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ खुल रहा है, वो इसका पार्ट नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो होता क्या है, अगर तेरे को एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो सारे कोफिशिएंट एक्स का कॉमन लेके ए प्लस, इस तरीके से, है ना। कहने का मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट लाने का, वो सारे पॉसिबिलिटी मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आ रही है? तो उस इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार सोचो तो सही कि सर R2+2R3 4 होना चाहिए। ये बात ठीक है, R2+2R3 4 होना चाहिए, ये तो ठीक है सर। तीनों का सम 7 होना चाहिए। तो और R1 R2 R3 क्या होगा? R1 R2 R3, ध्यान से देखना, R1 R2 R3 क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक केस बनाता हूं कि अगर R2 0 हो गया तो R3 क्या होगा, क्योंकि R2+2R3 तो 4 होना चाहिए, और R1 R2 R3 क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर R2 0 ले लिया तो 2R3 = 4 हो जाएगा, तो R3 से 2 हो जाएगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि इंटीजर है। और तीनों का सम 7 होना चाहिए, तो 0+2, अभी 2 पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर R2 हमने 1 ले ली तो 4 - 1 3। अगर R2 1 ले लिया तो 2R3 3 के बराबर हो जाएगा, और R3 3/2। ना 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 ना, R3 तो इंटीजर होना चाहिए, तो मतलब R2 1 नहीं होगा, R2 1 नहीं होगा, ठीक है। R2 अगर 2 ले लिया, ऐसे से केस बनाने पड़ेंगे। R2 अगर हमने 2 ले लिया तो 2 उधर जाके कितना हो जाएगा? 4 - 2। 4 - 2 बोले तो 2, तो 2R3 = 2। हाँ ये चलेगा सर। तो R2 अगर 2 ले लिया तो 2R3 = 2, तो R3 1 हो जाएगा। और तीनों का सम 7 होने के लिए 2 + 1 3 + 4, है ना, 7 हो गया एक का। और R2 अगर हमने 3 ले ली तो नहीं, R2 अगर 3 ले ली, R2 अगर 3 ले ली तो 2R3 1 हो जाएगा, नहीं पॉसिबल, फ्रैक्शन में चले जाएंगे। R2 अगर 4 ले लिया, R2 अगर 4 ले लिया तो 4 - 4 0, ये चलेगा। ये 4 ये 0 ये चलेगा, तो ये 3 हो गया। अब देखो ये 5 ले लिया तो निगेटिव होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, मतलब यही पॉसिबिलिटी है कि ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब x के और 4 होने के लिए R1 R2 R3 का जो ऑर्डर पेयर होगा 502 421 या 340 होगा। तो मान लेते हैं क्या क्या होगा। पहला पहला होगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 4 फैक्टोरियल, ठीक है। R2 कितना है? पहला पहला क्या है? R1 क्या है पहला? 5 फैक्टोरियल ना, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। फिर 1 की पावर में R1 और -2 की पावर में 0, -2 की पावर में R3 है, सॉरी R3 कितना है? 2। ये फिर या दूसरा ये भी देगा x की पावर 4, सारे कोएफिशिएंट ऐड ऑन हो रहे हैं, है ना। दूसरा 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 कितना है? 4, R2 कितना है? 2, और R3 कितना है बेटा? 1। तो यहाँ पे R1 है 4, और R3 कितना है? 1। ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा तीसरा एक और आएगा ना, एक और क्या आएगा? एक और क्या आएगा बताओ? एक आएगा सर, एक और क्या आएगा? एक और आएगा, वो इधर लिख देता हूं, एक और आएगा प्लस का 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 कितना है? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और इधर 1 की पावर में 3 और -2 की पावर में 4। ये भी आ गया, ये भी आ गया, बोलो सही है क्या? ये भी आ गया ना। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? ये तीनों को ऐड ऑन कर लो, बस आंसर आ जाएगा, है ना। बस आंसर आ जाएगा, इन तीनों को ऐड ऑन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। है ना, एक कोफिशिएंट इससे आएंगे, एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, तीनों का कोफिशिएंट ऐड ऑन हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? है ना। तो इसमें केस बना रहे हैं, इसमें केस बना रहे हैं। तीसरा टाइप समझ में आई है? अगला चलें, अगला चलें। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, तुम करके रखना, अपन कल डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देखो, इसी पे सेम होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, होमवर्क क्वेश्चन
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब की पावर में 10। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस, है ना, ऐसा 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब की पावर में 10। x की पावर 7 बोला है, कर लोगे क्या? कर लोगे, होमवर्क क्वेश्चन है ये, करके रखना। ठीक है, आगे चलें। अब इसका भी जनरल टर्म निकाल के पावर 10 के बराबर हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पावर इज इक्वल टू 10, है ना। और R1 R2 x को एक तरफ कंपेयर कर लेना, यहाँ पर R2 प्लस जो भी रिलेशन बनेगा वो 7, केस बनाना, बन जाएगा आंसर सेम टाइप का। अगर ये समझ में आया होगा तो ये बन जाएगा आपसे, पक्का बन जाएगा, कोशिश करना। आया समझ में? आगे चलें। अब आगे चलें, देखो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट। ये भी आसानी है, ये चलो मैं ही कर दूंगा, नहीं तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b3 c स्क्वायर d इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b प्लस c माइनस d की पावर 10। ठीक है, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी की पावर 10। चलो हो जाएगा क्या? देखो पहले तो इसका जनरल टर्म ओपन कर लो, जनरल टर्म ओपन कर ले, जनरल टर्म ओपन कर लेते हैं। देखो जनरल टर्म इसका कैसे ओपन करोगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी की पावर 10 का जनरल टर्म ओपन करेंगे तो कैसा होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल इंटू R4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, फिर a की पावर में R1, फिर माइनस बी की पावर में R2 और c की पावर माइनस डी की पावर में R4। सही है, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल इंटू R4 फैक्टोरियल। a की पावर में पहले देखो यहाँ माइनस बी माइनस 1 की पावर में R2 है और माइनस डी की पावर में भी R4 है। बात समझ में आई? अब बाकी जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लेते हैं, b की पावर में R2, c की पावर में R3 और d की पावर में R4 है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अब अगर आपको कोफिशिएंट इसका ही चाहिए, किसका चाहिए, अगर आपको कोफिशिएंट इसका चाहिए, है ना, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर कोफिशिएंट आपको किसका चाहिए, A4 B3 C स्क्वायर और D का, तो कंपेयर कर लो। a की पावर 4 चाहिए, ऊपर में तो हम कोफिशिएंट यानी 4 R1 4 हो जाएगा, b क्यूब चाहिए तो R2 3 हो जाएगा, है ना। c 2 चाहिए, c का स्क्वायर चाहिए तो R3 2 हो जाएगा और R4 d 1 चाहिए तो R4 1 हो जाएगा। ये हमारा R1 R2 R3 और तीनों सभी का सम 10 आना चाहिए। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना, अगर सभी का पावर का सम 10 नहीं आ रहा है ना तो खट से मना कर देना कि भाई साहब, है ना, अगर नॉट एन तो नॉट पॉसिबल है, ये नोट सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो मना करना है, अगर एन के इक्वल नहीं है तो मना कर दो कि ना 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 ना, सम ऑफ ऑल इंडिसेस इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ द टोटल टर्म। बात समझ में ही नहीं आया? ठीक है यहां तक। तो अब देखिए सब कुछ मालूम है, तो R1 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 कितना है बेटा, 4 फैक्टोरियल, R2 कितना है, 3 फैक्टोरियल, R3 कितना है, 2 फैक्टोरियल, R4 कितना है, 1 फैक्टोरियल, माइनस 1 की पावर R2 माइनस 1 की पावर R2 यानी माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर R4 1। देखो 3 प्लस 1 इवन आ गया ना, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। इसका छोड़ दो, यही आंसर है, यही आंसर है। अगर इसको बोले सॉल्व करो तो थोड़ा सा मुश्किल शायद है,
लेकिन अपन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ये आंसर है हमारा। बात समझ में आई नहीं आया? समझ में आई? यही आंसर है। आसान लग रहा है? बोलो आसान लग रहा है? बच्चा लोग बोलो। चलो एक कहानी सुनाता हूं आज। एक बार क्या हुआ, गांव में एक कुआं, कुआं समझते हो? पानी है ना, पानी वाला कुआं खुदने की बात हुई। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। एक जगह क्या हुआ, अपन पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के पास कुआं खोदने लगे। खोदते खोदते 30 फीट खोद दिया, पानी नहीं आई। तो एक इंसान आया, बोला कि यार यहाँ पर नहीं, यहाँ मैंने बोला था ना यहाँ पर माता जी का कृपा नहीं है, वहां पे है ना बरगद के पेड़ के नीचे खोदो, वहां पे पानी आ जाएगी। सब लोग सोचे ये सही बोल रहे हैं, बरगद के पेड़ के पास गए। वहां पे जाके फिर 30 फीट गड्ढा खोदा। फिर एक बंदा बोला यार यहाँ पे भी नहीं निकलना था, फालतू का इधर आ गए। अपन तो बोल रहे थे वहां पे कुएं जो चापाकल है उसके पास खोदो, वहां पे आराम से पानी आ जाएगा। फिर वहां पे 30 फीट का गड्ढा खोदा गया, वहां पे भी पानी नहीं आया। तब जाके एक भला इंसान बोला, है ना, कि यार तुम लोग 30 फीट करके 90 फीट गड्ढे खोद दिए, इससे अच्छा था कि अगर एक ही जगह 90 फीट गड्ढा खोद देते तो हो सकता था कि पानी बाहर आ जाता। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना गोल चेंज नहीं करो, एक टारगेट लीजिए, उसके ऊपर लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, कंसिस्टेंट पैसेंस पैसेंस रखते हुए। तो भले इंसान वो बात जो बोला ना वो सक्सेस होना ही होना है। बात समझ में नहीं आया? तो वो चीज है ना। तो अपन लगे हुए हैं, ये सबसे टफ मोस्ट चैप्टर है, तो इसको तोड़ने में लगे हुए हैं, इसको तोड़ने में लगे। पहला इमेजिन कर कि जिस दिन हमने जनरल टर्म रिलीज किया था, जनरल टर्म जिस दिन लिखा था, उस दिन तेरे को देख के ही चक्कर आ गया होगा। जिस दिन ये जनरल टर्म लिखा था उस दिन आपको देख के ये चक्कर आ गया, क्या पता क्या लिख दिया। लेकिन आज तुम बहुत इजीली लिख पा रहे हो ये चीज, बहुत इजीली समझ पा रही हो ये चीज। रीजन क्या है? क्योंकि हम इसके पीछे लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। 10 डेज 12 डेज हो गया, तब जाके ये चैप्टर अब दिमाग के पल्ले पड़ रही है, दिमाग में बैठना शुरू हो गया। मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, किसी चीज को ब्रेक करना है, कंसिस्टेंटली लगे रहो बस। क्लियर है बेटा? तो इस आगे चले, अब अगला टाइप देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं एक, ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखना। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विथ रेशनल कोफिशिएंट, with rational coefficients in the expansion of cube root of 5x plus root 3y plus z की पावर 6 की पावर में 6 की पावर में 6। अब ध्यान से समझना, हमसे क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विथ रेशनल कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। पहले इसका जनरल टर्म ओपन करते हैं, तब ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो देखो क्या था, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 5x, क्यूब रूट ऑफ 5x प्लस रूट 3y प्लस जेड की पावर 6। इसका जब जनरल टर्म ओपन करो कैसा खुलेगा बताओ? 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया? आगे क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 5 x की पावर R1, फिर रूट 3y की पावर में R2, फिर z की पावर में R3। यहां तक सही है? अब एक बार और इसको थोड़ा सा, 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल। फिर ये क्या हो गया? 5 की पावर में R1/3, ध्यान से देखना 1/3 है ना, फिर 3 की पावर में ये 1/2 है तो R2/2, फिर x की पावर में R1, y की पावर में R2 और z की पावर में R3। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला है, अब समझो। यहां से क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स बोला है आपको फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विथ रेशनल कोफिशिएंट। क्या बोला है? रेशनल कोफिशिएंट होना चाहिए। रेशनल मतलब रूट नहीं हो,
रूट 5 तो इरेशनल हो गया ना यार। तो रूट नहीं होना चाहिए, मतलब 5 की पावर में सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो भी है वो इंटीजर होना चाहिए सर। ये बात मानते हो? 5 की पावर में जो भी है ना सर यहाँ पर, वो इंटीजर होना चाहिए। यानी ध्यान समझना, 5 की रेशनल कोफिशिएंट मतलब ये सारा नंबर, यही है ना कोफिशिएंट इसका, ये सारा कोफिशिएंट है। यानी ये सारा नंबर रेशनल कब होगा? रेशनल कब होगा? रेशनल तब होगा, रेशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो नीचे तो R1 R2 R3 इंटीजर है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 R3 अगर इंटीजर है तो R1 इंटू R2 इंटू R3 ये तो आपको रेशनल ही मिलेंगे, है ना, 6 बाई समथिंग, है ना, 6 फैक्टोरियल भी कुछ इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल ही होंगे। यानी लफड़ा इधर हो सकता है, लफड़ा भी क्या हो सकता है, 5 की पावर में R1/3 है। अगर 5 की पावर में √2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, 5 की पावर में √7 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, 5 की पावर में 5/2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, रेशनल नहीं मिलेगा, इरेशनल हो जाएगा। कहने का मतलब R1/3 सर इंटीजर होना चाहिए। और क्या सुना? R2/3 सर, R2/2 भी इंटीजर होना चाहिए। मैं अब सिचुएशन देख रहा हूं कि क्या क्या रेशनल हो सकता है, रेशनल कैसे कैसे बन सकता है। यहां तक समझ में आई? अच्छा, और क्या क्या पता है आपको? सर और पता है मेरे को कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू सर 6 होना चाहिए सर, क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 है सर, 6 होना चाहिए। यहां तक भी सही है। और क्या हो सकता है? R1 R2 R3 सर, 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके 6 तक सर, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक समझ में आया? ये सारी बातें समझ में आई? और ये सारी चीज को समराइज करते हुए R1 क्या क्या हो सकता है बेटा? अगर R1/R3 इंटीजर चाहिए तो R1 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल के लिए हम R1 को क्या क्या ले सकते हैं? या तो 0 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 6 ले सकते हैं। ऐसे ही R2 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो R2 0 से लेकर 6 में कौन कौन हो सकता है? 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या सॉरी, R2 क्या क्या हो सकता है? 2 का मल्टीपल। R2 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो R2 अगर 2 का मल्टीपल होगा तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल ऐसे कितने टर्म बनेंगे ताकि ऊपर में इंटीजर बनता चला जाए, है ना, यही केस पूछा है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, मैं इधर लिखता हूं, जगह कम है लेकिन कोशिश करते हैं इसी में लिखने की, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कौन सा कलर यूज करें तेरे को अच्छे से दिखाई दे? यहाँ यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। बात समझ में आई? ध्यान से देखना, मेरे को तो नंबर ऑफ टर्म बनाना है। चलो देखो, एक बार इसको आगे कॉपी कर लें। चलो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि समझाने में आसान रहे। देखिए क्या क्या बना, 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 R2 R3 फैक्टोरियल, 5 की पावर R1/3, और क्या था? 5 की पावर में R1/3, 3 की पावर में R2/2, 3 की पावर में R2/2, और इधर x की पावर R1, y की पावर R2 और z की पावर R3। और क्या क्या देखा था? ये तो आ गया, है ना। हमने क्या देखा था कि सर R1 प्लस R2 प्लस R3 6 होना चाहिए। दूसरा क्या देखा था कि R1/3 इंटीजर होना चाहिए, और R2/2 भी इंटीजर होना चाहिए। यानी R1 की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 3 होगी, या तो 6 होगी। ऐसे ही R2 की वैल्यू या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी। और क्या देखा था कि R1 R2 R3 ये 0 से लेके 6 में कुछ भी हो सकता था सर। इसमें से रियल कोफिशिएंट मतलब रेशनल कोफिशिएंट बनाने के लिए होना चाहिए। खैर अब कंडीशन बनाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने R1 R2 R3 के केस बनाओगे उतने सारे टर्म जनरेट होंगे। बोलो सही है क्या? बोलो सही है क्या? यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर एक को लॉक करते हैं, एक को लॉक लॉक कर करके सॉल्व करते हैं। मेरे को पता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 6 होना चाहिए। अब ध्यान से देख, अगर R1 0 है, अगर R1 0 है, अगर R1 0 है तो 0 R2 भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो R3 कितना होगा? 6, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 6 होना चाहिए। मैंने इसको लॉक कर रखा है, इसको लॉक कर रखा है। तो 0 0 फिर 0 2 का पेयर बनाते हैं। अगर ये 0 है और ये 2 है तो R3 6 होने के लिए 4 हो जाएगा, ये भी सही है। आ रहा है समझ में?
फिर देखिए अगर जीरो जीरो बन गया, जीरो टू का बन गया, अब जीरो फोर का बनाते हैं। अगर ये जीरो है तो ये फोर, जीरो प्लस फोर, फोर तो आर थ्री सिक्स होने के लिए टू हो जाएगा। बात समझ में आई? एक और जीरो सिक्स तो ये जीरो हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सिक्स होना चाहिए, तो ये तरीके से इसको लॉक कर दिया। यानी जीरो को हमने सब तरफ से घुमा के ले आए। अब अगला काम, अगला काम क्या है? अगला काम है, इसको लॉक कर दिया ना, अब अगला काम है इसको लॉक करते हैं, थ्री को लॉक करते हैं, अगला थ्री को लॉक करते हैं। देखिए अगर आर वन थ्री है तो ये थ्री प्लस जीरो, ठीक है चलेगा, थ्री जीरो, तो इधर सिक्स होने के लिए ये भी थ्री है। यहां तक समझ में आया? अगर आर वन थ्री है तो ये टू, तो वो वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्स थ्री टू वन है ना। अगर आर वन थ्री है तो थ्री प्लस फोर, ना 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 सेवन, सर सिक्स से ऊपर तो नहीं जा सकते, तो थ्री का फोर के साथ नहीं बनेगा, थ्री का सिक्स के साथ नहीं बनेगा, मतलब थ्री के दो ही लोग बनेंगे। अब सिक्स को लेके चलते हैं, है ना, इसको लॉक कर दिया ना, अब सिक्स को लेके चलते हैं, सिक्स को लेके चलते हैं। देखो अब इसको लॉक करते हैं, सिक्स, अगर ये सिक्स है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिक्स है तो टू भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर टू ले लिया तो एट हो जाएगा, लेकिन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो सिक्स ही होना चाहिए। फोर भी नहीं ले सकते और सिक्स भी नहीं ले सकते, मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी है एक साथ आर वन आर टू आर थ्री को कंसिडर करने का, वो यही बनेगा ना बेटा, वो यही बनेगा ना। तो टोटल कितना बना है? एक दो तीन चार पाँच छ सात, कोफिशिएंट टोटल कितने बनेंगे? सेवन। टोटल कितने कोफिशिएंट बनेंगे? सेवन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ में आया, नहीं आया? ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना बेटा? बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके अलावा कोई डाउट? तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा पीएनसी में आएगा, वेट करो। वो चैप्टर बहुत जल्दी मंडे से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया, आया समझ क्या बेटा? ठीक है, छोटा सा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही टॉपिक रह गया, कोफिशिएंट, है ना, इंडिसेस ऑफ निगेटिव, निगेटिव इंडिसेस या फ्रैक्शन, वो भी ले सकते हैं ना बायनोमियल, वो कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक रह गया बस, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है ना? चलो, ओके, क्लोज करें अब। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, कोई भी प्रॉब्लम हो एपेक्स मैथ जेई ऐप को इंस्टॉल करो, आपको प्रॉपर डीपीपी असाइनमेंट वगैरह मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये टॉपिक हुआ अभी, इसके ऊपर जस्ट ये तो पहले पीडीएफ जाएगा, है ना, इसका जो भी पढ़ाया अभी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जाएंगे, इसी से रिलेटेड मल्टीनोमियल थ्योरम के कम से कम 15 क्वेश्चन अभी आपको हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, खास करके ऐप के थ्रू। और ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन, है ना, वहां पे टेस्ट दोगे, जिसमें से 20 एमसीक्यू एंड 5 इंटीजर टाइप इसी चैप्टर के ऊपर होंगे, वो कीजिए, है ना। और वो सबमिट जैसे ही करोगे तो आंसर आएगा, और आंसर में सॉल्यूशन भी होगा, आप देख सकते हो कि हमारी गलती कहाँ पे है, उस मिस्टेक को दूर कीजिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।